हेलो स्टूडेंट्स। मैं चंदन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जगजीवन कॉलेज आरा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप एंड इट्स फॉर्मेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप यानी समूह क्या है। बस पकड़ने के लिए कतार में खड़े लोग या स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे लोगों को क्या हम समूह कह सकते हैं? इन लोगों में समूह की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, परंतु इसे हम लोगों का भौतिक रूप से जमावड़ा या लोगों का समुच्चय ही कहेंगे। इन परिस्थितियों में यद्यपि लोग एक साथ विद्यमान होते हैं, परंतु उनका स्तर, भूमिका, एक दूसरे से प्रत्याशा इत्यादि परिभाषित नहीं है। अतः केवल अकेले भौतिक निकटता मात्र से ही समूह नहीं बन सकता है। तो समूह की हम एक परिभाषा दे सकते हैं और इस परिभाषा के अनुसार समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों जो किसी कार्य के निष्पादन के लिए परस्पर संबंधित होते हैं की एक संगठित व्यवस्था है, जिसमें समूह सदस्यों के बीच भूमिका तथा संबंधों का एक ताना बाना रहता है एवं मानकों का एक समुच्चय होता है जो सदस्यों के व्यवहारों को संचालित करता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि किसी समूह के उद्भव के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। दो व्यक्ति भी संगठित संबंध का रूप प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे पति पत्नी का संबंध। तो दो लोगों के समूह को युगल कहा जाता है। अब हम ग्रुप से संबंधित कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो हम इसको काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो समूह की ये सारी विशेषताएं हैं। पहला, यह व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई ग्रुप है या कोई समूह है जिसे हम समूह कहते हैं, तो उसमें व्यक्तियों में पारस्परिक इंटरेक्शंस होने की आवश्यकता है। एक दूसरे से अंतःक्रिया होने की प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में होना जरूरी है, समझा जाता है। दूसरा, व्यक्ति को एक दूसरे पर परस्पर निर्भर भी होना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति के कार्य का दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव भी पड़ना जरूरी है। तीसरा में समूह के सदस्यों के अभिप्रेरक एवं लक्ष्य समान होने चाहिए। समूह एकल व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, जिसका कार्य या तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु या कुछ संकटों से बचने के लिए होता है। समूह के सभी सदस्य एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। फोर्थ, समूह के सदस्यों के बीच अंतःक्रिया किसी न किसी रूप से संरक्षित होती है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक सदस्य के प्रकार जब भी समूह के लोग आपस में मिलते हैं एक समान होते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य की भूमिका पहले से ही स्पष्ट रूप से तय कर ली जाती है। व्यक्ति समूह के मानकों को अपनाता है। ये मानक स्पष्ट करते हैं कि समूह में व्यक्तियों को दूसरे के साथ तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों के प्रसंग में कैसा आचरण करना चाहिए। व्यवहार के प्रत्याशित ढंग से समूह एवं उसके सदस्यों की क्रियाएं पूर्व निर्देशित होती है। इस प्रकार समूह वह है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिनका लक्ष्य एक समान होता है, वे परस्पर निर्भर होते हैं एवं यह अनुभव करते हैं कि वे समूह के एक अंग हैं। जहाँ ये सभी दशाएं समूह के वर्णन के लिए आवश्यक है, वहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि समूह के सदस्य आपस में कितना समय देते हैं, जिसके अनुसार समूह बदलते रहते हैं। अब हम कुछ समूह और इससे मिलते जुलते जो अन्य टर्म्स हैं उस पर विचार करते हैं। टीम को भी हम समूह की तरह ही देखते हैं, अर्थात टीम या दल जो है समूह की एक विशेष प्रकार होता है। दल के सदस्य में प्रायः कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होते हैं और वह एक समान लक्ष्य या उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। सदस्य अपने क्रियाकलापों के लिए परस्पर उत्तरदायी होते हैं। दलों में सदस्यों के समन्वित प्रयासों के द्वारा एक सकारात्मक सहक्रिया प्राप्त की जाती है। समूहों और दलों के बीच
निम्न मुख्य अंतर हैं। इन अंतरों को समझना भी जरूरी है। पहला, समूह में सदस्यों के व्यक्तिगत योगदानों पर निष्पादन आश्रित रहता है, जबकि दल में व्यक्तिगत योगदान एवं दल या टीम वर्क दोनों एक साथ महत्व रखते हैं। समूह में नेता या समूह का मुखिया कार्य की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि टीम में यद्यपि एक नेता तो होता है, फिर भी सभी सदस्य स्वयं की जिम्मेदारी लेते हैं, यानी अपनी जिम्मेदारी वो स्वयं लेते हैं ना। ऑडियंस और ग्रुप में भी भेद है। जैसे कि ऑडियंस भी व्यक्ति का एक समुच्चय होता है जो किसी विशेष उद्देश्य से, जैसे कि क्रिकेट मैच या फिर सिनेमा देखने के लिए एकत्र होते हैं। दर्शकगण सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी वे आवेश में आकर उत्तेजित जनसमूह या भीड़ का रूप धारण कर लेते हैं। सो अनियंत्रित भीड़ में प्रयोजन का एक सुस्पष्ट बोध रहता है। लोगों के अटेंशन में ध्रुवीकरण पाया जाता है और लोगों की क्रियाएं एक ही दिशा में इनिशिएट हो जाती है। सो भीड़ में विचार और व्यवहारों में समजातीयता या समरूपता के साथ साथ आवेगशीलता की भी विशेषता पाई जाती है। नाउ फंक्शन ऑफ ग्रुप। ग्रुप के कुछ विशेष फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति समय समय पर अनेक समूहों का सदस्य होता है। कोई किशोर या किशोर छात्र संघ, क्रिकेट या फुटबॉल टीम, क्लब जैसे कि थिएटर, कला या संगीत, धार्मिक समूह या अनौपचारिक समूह जैसे इत्यादि सदस्य हो सकते हैं। इससे यह प्रश्न सामने उपस्थित होता है कि हम समूह के सदस्य क्यों बनते हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं समूह के सदस्य होने से हमें किस प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, इन सब चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। पहला, सेटिस्फैक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड। समूह व्यक्ति की महत्वपूर्ण मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे संबंध स्थापित करने की, एक दूसरे पर ध्यान देने या स्नेह इत्यादि की आवश्यकताएं हैं। गोल अचीवमेंट। समूह उन लक्ष्यों को पाने में सहायक होते हैं जो व्यक्ति अकेला नहीं पा सकता है। हम दूसरों की सहायता से उन कार्यों को जिन्हें अकेले नहीं कर सकते हैं पूरा करते हैं। प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। समूह सदस्य से हमें ज्ञान एवं सूचनाएं मिलती हैं जिनसे हमारा दृष्टिकोण समृद्ध होता है। नाउ प्रोवाइड सिक्योरिटी। समूह से सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लोगों के साथ होने से वास्तविक या काल्पनिक शत्रु या अन्य संकटों से रक्षा के भाव का बोध होता है। प्रोवाइड पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी एंड सेल्फ स्टीम। समूह सदस्यता व्यक्ति को सकारात्मक सामाजिक पहचान एवं सेल्फ स्टीम के स्थापित होने में सहायक होती है। किसी प्रतिष्ठित समूह के सदस्य होने से व्यक्ति का सेल्फ स्टीम और भी समृद्ध होता है। नाउ अब हम वो सारे कारकों की चर्चा करेंगे जो समूह के निर्माण में सहायक होते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप फॉर्मेशंस। यहाँ पर हमने 4 फैक्टर्स के बारे में लिखा है। पहला है प्रॉक्सिमिटी, दूसरा है सिमिलरिटी, तीसरा है कॉमन गोल एंड चौथा है ग्रुप कोहेशन। हम इन सारे पॉइंट्स की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हम सर्वप्रथम हालांकि समूह का निर्माण अनेक कारकों द्वारा होता है, यह बात सभी लोग मानते हैं कि समूह निर्माण के लिए अंतःक्रिया एक आधारभूत कारक है, यानी कि इंटरेक्शंस होना जरूरी है। तो हम आइए उन दशाओं को, उस कंडीशंस को देखते हैं, विश्लेषण करते हैं जो कि समूह के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका पैदा करता है। सबसे पहले है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता।
तो समान पृष्ठभूमि से जुड़े, एक ही आवास क्षेत्र में रहने वाले, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले व्यक्तियों का निकटता के आधार पर समूह बन सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ चुने हुए लोगों के साथ बार बार मिलने से आपसी रुचि, मूल्यों एवं विचारों को जानने का अवसर मिलता है। यह दूसरे लोगों के लिए पसंद को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। आमतौर पर जब व्यक्ति किसी नई परिस्थिति या दशा में होते हैं तो वहाँ अजनबीपन का भाव रखता है और लोग एक दूसरे के प्रति शुरू में ऋणात्मक ढंग से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। धीरे धीरे ये नई परिस्थिति के प्रति सकारात्मक भाव रखने लगते हैं। किसी के साथ संपर्क में आने या कई बार मिलने से उस व्यक्ति के प्रति अधिक पसंद या लगाव विकसित होता है एवं एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता की संभावना में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमिटी कैसे ग्रुप फॉर्मेशंस में सहायक सिद्ध है। दूसरी है समानता, सिमिलरिटी। यह देखा गया है कि दो व्यक्तियों की अभिवृत्ति में जितनी अधिक समानता होती है, उनके बीच एक समूह बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि संभवतः लोग सुसंगत, कंसिस्टेंट होना पसंद करते हैं एवं इन संबंधों को जो संगत एवं संतुलित है बनाए रखना पसंद करते हैं। अतः यदि हम अपने को किसी दूसरी व्यक्ति के समान पाते हैं तो उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं। अपने जैसे व्यक्तियों को पसंद करने का दूसरा कारण है कि वे हमारे विचारों एवं मूल्यों को पुष्ट करते हैं तथा वैध प्रमाणित करते हैं। यह जानना कि दूसरे लोग हमसे सहमत हैं या सामान्य मूल्य रखते हैं हमें आश्वस्त करता है तथा पुरस्कृत करता है। आपका सबसे प्रिय मित्र या वह छात्र जो कक्षा में आपके पास बैठता है, उसके विचार, पसंद नापसंद, व्यवहार के ढंग इत्यादि आपके समान हैं। यह समानता समूह के निर्माण में सहायक होती है। ये समानताएं विद्यालय में निर्धारित पोशाक पहनने या प्रतीकों के आधार पर एक दूसरे को दूसरे समूह से अंतर करने में सहायक भी होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिमिलरिटी जो है, समानता जो है, वो किस प्रकार से सहायक होती है ग्रुप फॉर्मेशंस में। नाउ तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है सामान्य लक्ष्य। जब कई लोग सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य रखते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन रेल यात्रा करने वाले लोग अपना समूह निर्मित कर लेते हैं ताकि उनकी यात्रा सहज हो सके। ऐसे लक्ष्य बहुमुखी हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य विशिष्ट लोगों के साथ समूह या सृजन का निर्माण करना होता है। उदाहरण के लिए, टीम, टास्क फोर्स या कार्यदल का निर्माण कभी कभी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। नाउ फोर्थ है ग्रुप कोहेशंस। ग्रुप कोहेशन एक समूह के सदस्यों में विद्यमान हम के भाव की मात्रा को दर्शाता है। कोहेशन से समूह की आपस में भावनात्मक संरचना की जानकारी मिलती है। समूह के सदस्यों के बीच गहरा लगाव हो सकता है या फिर दुर्बल संबंध भी। एक समूह में कुछ व्यक्तियों को बहुत अधिक पसंद किया जाता है तो कुछ को नापसंद भी। समाज मिति की सहायता से समूह संरचना का अध्ययन प्रायः किया जाता है। यह समूह के कोहेशंस को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं, जिसमें से आकर्षणीयता है। फर्स्ट, इसके अंतर्गत समूह के प्रति व्यक्ति के आकर्षण आयाम सम्मिलित हैं, जैसे सदस्यों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, प्रत्येक सदस्य का समूह के क्रियाकलापों तथा प्रक्रियाओं के प्रति आकर्षण, वह सीमा जहाँ तक व्यक्ति समूह को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि का साधन मानकर आकृष्ट होता है। दूसरी है कोहेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रयास की मात्रा। यह पाया गया है
कि समूह में प्रवेश पाने के लिए अपेक्षित प्रयास की मात्रा भी समूह कोहेशन को प्रभावित करती है। जिस समूह में प्रवेश के लिए जितना ही ज़्यादा प्रयास किया जाएगा, उस समूह के प्रति उतना ही अधिक आकर्षण होगा। इससे समूह छोड़ने की संभावना भी घटती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने विद्यालय की टीम का सदस्य बनने के लिए सचेष्ट हैं, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप उसमें बने रहेंगे। उसके बाद बाहरी खतरे तथा तीव्र प्रतिस्पर्धा भी एक कारण माना जाता है। यह पाया गया है कि यदि समूह को बाहरी खतरों जैसे प्राप्त सुविधाओं की समाप्ति, हिंसा इत्यादि का सामना करना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में समूह की जो यूनिटी है, कोहेशन है, वो बढ़ जाती है। प्राकृतिक विपदा जैसे कि भूचाल, बाढ़ या युद्ध इत्यादि की घटनाएं भी लोगों को एक दूसरे के समीप लाती है। कभी कभी राजनेता जनता में राष्ट्रीय संशक्ति का भाव पैदा करने के लिए युद्ध के खतरे का उपयोग करते हैं। खेल या पहेली के समाधान जैसे कार्यक्रमों में दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में जब एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, तो वह समूह के सदस्यों में हम भाव को विकसित करता है। इससे समूह के सदस्यों के बीच उच्च कोहेशंस पैदा होते हैं। समूह के साथ एकात्मकता, यह समूह के सदस्यों के बीच भावात्मक लगाव को दर्शाता है। समूह के सदस्यों के बीच अंतर्वैयक्तिक जुड़ाव से कोहेशन बढ़ता है। यह पाया गया है कि समूह संशक्ति जितनी अधिक होगी, समूह की सीमा रेखा उतनी स्पष्ट होगी और सदस्यों तथा जो सदस्य नहीं हैं उनके बीच अंतर उतना ही तीव्र होगा। ग्रुप कोहेशन समूह में प्रवेश पाना तथा उसके साथ जुड़ना समूह की अपेक्षा नॉन कोहेसिव समूह की अपेक्षा कठिन होता है। किसी समूह में कोहेशन प्रायः इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपनी ओर आकर्षित करने के लिए समूह के पास क्या है और समूह द्वारा लगाई जाने वाली कीमत के द्वारा यह कोहेशन घटती है। तथापि व्यक्ति यदि समूह के प्रति प्रतिबद्ध है, तो महंगा होने के बावजूद समूह के साथ संशक्ति में वृद्धि पाई जाती है। कोहेशन से समूह के सदस्यों की आवृत्ति में भी एक रूपता आती है। ऐसा होने पर कभी कभी गलत निर्णय भी हो जाते हैं। इस परिस्थिति में समूह सोच का गोचर पाया गया है। संक्षेप में, एक समूह उस स्थिति में अधिक संशक्त हो सकता है जब उसके सदस्य एक दूसरे को पसंद करते हैं। समूह के सदस्य होने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है एवं पुरस्कार मिलता है। जब व्यक्ति को लगता है कि पुरस्कार का कोई वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो समूह सदस्यता की कीमत कम होती है। यदि समूह के सदस्यों को भारी कीमत चुकानी पड़ी हो तथा उन्हें लगता है कि वे समूह से बाहर नहीं आ सकते हैं, तब वे समूह में ही बने रहना पसंद करते हैं। समूह निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जब समूह के सदस्य पहली बार मिलते हैं, तो समूह लक्ष्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में अत्यधिक अनिश्चितता होती है। लोग एक दूसरे को जानने का प्रयत्न करते हैं और मूल्यांकन करते हैं कि क्या वे समूह के लिए उपयुक्त रहेंगे। यहाँ उत्तेजना के साथ ही भय भी होता है। इस अवस्था को हम फॉर्मेशन स्टेज भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समूह के निर्माण में जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं वह हैं प्रॉक्सिमिटी यानी कि सानिध्य, सिमिलरिटी यानी कि समानता, कॉमन गोल यानी कि समान लक्ष्य एवं ग्रुप कोहेशन यानी कि समूह संशक्ति।
थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।